हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमानी लॉ एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपने 10 लेबर लॉज, 10 लेबर लॉज के बारे में जानेंगे। बहुत से ग्रेजुएट्स और जो नए नए एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो नई नौकरी की तलाश में जाते हैं कहीं पे नया नया अपना ग्रेजुएशन करने के बाद, तो उनको एक बहुत ही ज़रूरी होता है कि उनके लिए ये समझना कि हमारे जो इंडिया के लेबर लॉज हैं वो कौन कौन से हैं और इनकी क्या इम्पॉर्टेंस है। और ये बेसिकली जो ये लेबर लॉज होते हैं ये एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। एम्प्लॉयज़ राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट होता है एक तरह से। तो ये एम्प्लॉयज़ को जब भी कोई फर्स्ट टाइम कोई जॉब करने के जाता है, कोई भी एम्प्लॉय होता है वहाँ पे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है या कुछ भी करता है, तो नया नया जाता है तो उसको सैलरी के बारे में, अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उसको बताया जाता है कि आपको इतने का पैकेज मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी आपको। लेकिन जब 1 महीना होने के बाद जब उसको सैलरी मिलती है तो वो देखता है कि बताया तो इतना था लेकिन मुझे मिली इन हैंड इतनी है। सिर्फ इनकम टैक्स डिडक्शन के अलावा उनको और कुछ नहीं पता होता है कि सिर्फ इनकम टैक्स डिडक्शन ही होता है एंड प्रोविडेंट फंड पीएफ डिडक्ट होता है बस। लेकिन हमारे लॉ में, लेबर लॉ में बहुत से ऐसे डिडक्शंस होते हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसे ऐसे डिडक्शंस करती हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। जब हमें अपनी पे स्लिप मिलती है तो उसमें बहुत सारे डिडक्शंस नजर आते हैं कि ये कौन कौन से डिडक्शन किए गए हैं, लेकिन उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। तो आज हम करेंगे 10 लेबर लॉज। तो फ्रेंड्स, 10 लेबर लॉज करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे तो एक एक जो लेबर लॉ है वो 100 पेजेस का है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा समराइज करके छोटा से छोटा उसका क्रक्स निकाल के मैं पढ़ा रही हूँ। तो उसमें ही हम कर लेंगे। अदरवाइज अगर हम एक एक करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो सबसे पहला है मिनिमम वेजेस एक्ट। सबसे पहला जो लेबर लॉ एक्ट है वो सबसे पहला है फर्स्ट नंबर पे, मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब है कम से कम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कम से कम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हमारी स्टेट में इतनी सैलरी है, जिसे होता है ना डीसी रेट इतना है, इससे कम नहीं सैलरी दे सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट कि जिस स्टेट में हम लोग जॉब कर रहे हैं वहां पे सबसे मिनिमम वेजेस एक्ट है क्या, कम से कम सैलरी कितनी है। तो हमें अपनी पोस्ट के आधार पर कितनी सैलरी कितनी मिलनी चाहिए हमें, और क्या क्या हमें राइट्स मिलने चाहिए हमारी कैटेगरी के हिसाब से, हमारी पोस्ट के आधार पर। तो ये आता है नंबर 1 पे मिनिमम वेजेस एक्ट। सेकेंड नंबर पे आता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। सेकेंड नंबर पे आता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1976, जिसमें कि ये हर किसी को नहीं पता होता लेकिन हर एम्प्लॉयज को ये पता होना बहुत जरूरी है। जो हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, इसमें ये होता है सैलरी शुड बी पेड बाय एम्प्लॉय बाय 7th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के 7th डे हमें सैलरी जो है हमारी मिल जानी चाहिए। नहीं तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस लगता है। अगर हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर हमें 7 तारीख से बाद सैलरी मिल रही है तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। हमें कंपनी को 7 तारीख तक, हमें 7 डे तक मंथ के हमें सैलरी दे देनी चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो बहुत बड़ा ऑफेंस है। एक्ट वन डिडक्शंस। अब इस एक्ट में बहुत सारी गवर्नमेंट की बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं। अगर वो डिडक्शंस हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डिडक्शंस, ऐसी कोई डिडक्शन कंपनी डिडक्ट कर रही है, उसके खिलाफ भी हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, ये भी एक ऑफेंस है, इसके खिलाफ भी हम केस दायर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, जैसे इसका मतलब है कि अगर कोई सेम पोजीशन पर कोई जॉब कर रहा है तो उसको, कोई सेम पोजीशन पे जॉब कर रहा है, उसको सेक्स, कास्ट और कलर के हिसाब से उसको उसकी वेजेस में फर्क नहीं लिया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द विमेन एंड मैन व्हेन सेम क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर सेम पोजीशन। अगर एक लड़का और एक लड़की, एक मैन और विमेन एक सेम पोजीशन पे है, वो काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि लड़के को देख के कि वो लड़का है वो ज्यादा काम कर सकता है, उसको 18,000 मिलेगी, और जो लड़की है वो भी सेम पोजीशन पे है लेकिन वो लड़की है उसको 12,000 मिलेगी। ऐसा नहीं है। ये भी हमारा इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 बताता है। कोई भी कंपनी, कोई भी ये सब चीज नहीं कर सकती कि लड़का और लड़की के आधार पर या कास्ट या कलर के आधार पर किसी को, सेम पोजीशन वाले इंसान को, एक को बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है और एक को कम मिल रही है। ऐसा नहीं होता है। तो अगला फोर्थ एक्ट करने से पहले मैं आपको 3 बातें बताती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 3 चीजें आती हैं। एक आता है वेज रेट,
और दूसरा आता है कॉस्ट टू कंपनी, CTC जिसको कहते हैं, और तीसरा आता है नेट वेज। नेट वेज जो होती है जो हम अपने घर लेके जाते हैं। तो सबसे पहले मिडल में आता है वेज रेट। वेज रेट क्या होता है? वेज रेट वो होता है, ये वेज रेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वेज रेट। तो वेज रेट में जो हमारी जितनी भी जो भी सैलरी वेज रेट होती है, हमारी जो पूरी सैलरी होती है उसके अंदर कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी कॉस्ट क्या कट कर लेती है। कंपनी क्या कट कॉस्ट करती है? आपने एसी चलाया, आप एसी का किसी कंपनी में हो, आप एसी का यूज कर रहे हो, आप उसके किसी भी चीज का कोई भी कई तरह के यूजेस होते हैं, आप पेंट्री का यूज कर रहे हो, आपको कहीं जाना है, आप कंपनी का कोई व्हीलर यूज कर रहे हो, किसी भी चीज का आप यूज कर रहे हो, तो कंपनी उस वेजेस में से कॉस्ट को कट कर देती है। इसको कहते हैं CTC, कॉस्ट टू कंपनी। जो कंपनी अपना सारा कुछ एसी चलाने का, सब चीजें करने का, वो अपना डिडक्शंस कट करके नेट वेज जो आप घर लेके जाते हो वो होती है आपकी नेट वेज होती है। अब फोर्थ करते हैं हम प्रोविडेंट फंड एक्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। अब ये जो प्रोविडेंट फंड होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी सैलरी का हमारा ही फंड डिडक्ट करके, हमारी सैलरी में से ही कट करके उसको एक PF में डिपॉजिट कर लेती है, या पेंशन जिसका जो कि जब हमारी रिटायरमेंट होती है उस टाइम हमें ये यूज आता है। जब हमें रिटायरमेंट के ऊपर पेंशन PF मिलता है, हमें बहुत से बेनिफिट मिलते हैं, तो ये हमारा ही पैसा होता है जो कंपनी हमसे डिडक्ट करती है और बाद में आफ्टर रिटायरमेंट जो हमें देती है। और जो पेंशन होती है, जो पेंशन भी होती है आफ्टर रिटायरमेंट, वो भी हमें हमारे ही डिडक्शन के हिसाब से हमें दी जाती है। तो जो PF है वो कैसे डिडक्ट होता है? PF जो डिडक्ट होता है वो 12% डिडक्शन होती है हमारी बेसिक सैलरी प्लस DA की। जो हमारी बेसिक सैलरी प्लस DA में से 12% डिडक्ट कर लिया जाता है PF, प्रोविडेंट फंड। अब एम्प्लॉयर विल डिडक्ट 12% डिडक्ट किया जाता है, लेकिन कंपनी 1% और कर देती है उसमें से, जो कि 12 + 1% बन के 13% बन जाता है। जैसे माना बेसिक जो हमारी है वो है हमारी 10,000 में हमारी बेसिक हो गई, और प्लस उसमें DA ऐड है, 10,000 होगी बेसिक प्लस DA, तो उसमें हमारा 12% डिडक्ट कर दिया। 1200 डिडक्ट करके 8800 हो गई हमारी। तो 8800 में से भी जो कंपनी है वो अपना 1% कट कर लेगी, और जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा नेट वेज में। अब नेक्स्ट आता कंपल्सरी, जो हमारी PF में एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात है, जो कंपल्सरी डिडक्शन होती है उसकी लिमिट होती है कुछ 15,000 से ज्यादा, 15,000 कैन एक्सीड इफ एम्प्लॉयर इफ एग्री। 15,000 से ज्यादा की डिडक्शन नहीं होती है। मिनिमम टू मिनिमम कंपल्सरी डिडक्शन 15,000 की होती है। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय चाहते हैं कि इससे ज्यादा डिडक्शन होनी चाहिए हमारी, तो वो लोग अपनी विलिंग से कट करवा सकते हैं। तो फिफ्थ आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो की बात करता है हमारी मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। जो मेडिकल इंश्योरेंस हमारी होती है वहां पे, वो इंडिविजुअल प्लस फैमिली, हमारी इंडिविजुअल की भी होती है और फैमिली की भी उसमें इंश्योरेंस होती है। और इसमें क्या कवर होता है, प्लस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होती है। जो मेडिकल इंश्योरेंस होगी वो होगी इंडिविजुअल प्लस फैमिली की, और जो एक इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगी जो कि हमारा डिडक्शन होता है वो होगी हमारी सिर्फ इंडिविजुअल की, और किसी की नहीं होगी। इसमें जो लिमिट, सैलरी की जो लिमिट है वो 21,000 तक की सैलरी के, 21,000 की सैलरी जिसकी होगी उसकी डिडक्शन, उसमें से ही मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह। अगर तो 21,000 से कम की सैलरी है किसी की, तो इसमें से कोई डिडक्शन मेडिकल इंश्योरेंस और कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का डिडक्ट नहीं होगा। तो इसमें डिडक्शन कितनी होती है, कितना डिडक्ट करते हैं? जो हमारी सैलरी होती है उसका 0.75%, जो 0.75 हमारी वेजेस का 0.75% डिडक्ट किया जाता है। और अपनी तरफ से जो एम्प्लॉयर है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, 3.25% ऑफ वेजेस का, टोटल 4% ऑफ वेजेस का कर लेते हैं। जिसमें मानो कि 10,000 उसकी सैलरी है, 75 उसमें से डिडक्ट हो जाता है, 75 रुपीज उसमें से डिडक्ट करके 9,925 है, तो एडिशन कितना कर देते हैं, 325। तो ये है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये हमने किया है अभी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। और अब आता है सिक्स्थ, बोनस एक्ट 1965।
अब बोनस एक्ट से आप समझते ही होंगे, हमें बहुत सारे बोनसेस मिलते हैं। हम दिवाली आती है, दशहरा आता है, इसमें हमें बोनसेस मिलते हैं, हमें बहुत सारे बोनस मिलते हैं। वो किसकी कंपनी हमें देती है बोनस? कहाँ से देती है? हमारी खुद की डिडक्शन करती है, वो वहीं से हमें बोनस मिलते हैं। स्टैट्यूटरी बोनस कंपल्सरी, ये जो बोनस होते हैं ये बहुत कंपल्सरी होते हैं। इसमें 8.33% लोअर लिमिट होती है वेजेस की, और ये कंपनी हमें उस टाइम पे देती है जब उसको, जैसे हमें कोई लीव चाहिए, हमें मैटरनिटी लीव चाहिए, पैटर्निटी लीव चाहिए, तो उस टाइम पे हमें ये बोनस कंपनी हमें बोनस देती है। इस एक्ट के अंदर आता है बोनस एक्ट 1965। सेवंथ आता है ग्रेचुटी एक्ट 1972। आपको पता होगा ग्रेचुटी मिलती है, जो एम्प्लॉयज गवर्नमेंट भी जॉब करते हैं उनको भी ग्रेचुटी मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट होती है उनकी, तो उनको कुछ ग्रेचुटी मिलती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जो एम्प्लॉय किसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम करते हैं, एम्प्लॉयर वर्क फॉर मोर देन 5 ईयर्स, तो अकॉर्डिंग टू एवरी ईयर ऑफ वर्किंग 15 दिन की, अकॉर्डिंग टू एवरी ईयर ऑफ वर्किंग, जितने दिन उन्होंने काम किया है 15 दिन की उनको ग्रेचुटी मिलेगी। 15 दिन की ग्रेचुटी कैसे मिलती है? मानो लास्ट ड्रॉन, जो आपने रिटायरमेंट से पहले लास्ट ड्रॉन, जो आपको पहली लास्ट ड्रॉन आपको जो भी सैलरी मिली है, उसका 15 दिन की, लास्ट ड्रॉन की 15 दिन की सैलरी आपको हर साल मिलेगी। तो ये 5 साल की मिलती है। 5 साल में कितना हो गया? 15 दिन का 150 दिन की, 150 डेज की आपको ग्रेचुटी मिलती है। मीन्स 150 दिनों की आपको सैलरी गवर्नमेंट या आपको कोई भी कंपनी वाले हैं वो आपको देंगे, अगर आपकी जॉब 5 साल से ज्यादा की है। अब आता है इसमें 8th प्रोफेशनल टैक्स एक्ट। अब प्रोफेशनल टैक्स एक्ट कौन सा होता है? ये गवर्न होता है आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये गवर्न कहां से होता है? प्रोफेशनल टैक्स एक्ट आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें डिडक्शन लिमिट जो होती है वो 25 होती है पर एनम। डिडक्शन लिमिट होती है इसमें 2500 पर एनम होती है। ये सिर्फ कुछ ही 15-16 स्टेट्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, हर किसी स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन जब भी आपको सैलरी आपकी मिलती है, पे स्लिप मिलती है, तो उसमें डिडक्शन सारी लिखी होती है। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारी कौन कौन सी डिडक्शन और कितनी कितनी डिडक्शन हमारी हो सकती हैं। अब आता है 9th लेबर वेलफेयर फंड। लेबर वेलफेयर फंड से आप समझते ही हो, लेबर वेलफेयर फंड की लेबर की वेलफेयर के लिए जो भी फंड होता है वो फॉर बेसिक फैसिलिटीज। अभी इसमें लेबर वेलफेयर फंड है वो महाराष्ट्र में 2 बार करता है। महाराष्ट्र में 2 बार करता है, ये 18 रुपए के लगभग होता है, तो यही 64 रुपीज हो गया। तो ये थोड़ा बहुत कुछ स्टेट्स में होता है, हर उसमें नहीं लेबर वेलफेयर फंड होता है। और 10th आता है जो कि आईटी कंपनीज, कुछ लोग आईटी कंपनीज में होते हैं, कुछ कहीं होते हैं। तो हम ये फैक्ट्री का एक्ट नहीं ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। शॉप एंड इस्टेब्लिश 10th लेबर लॉ है शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसमें क्या पता लगता है? ये एक्ट हमें बताता है कि हम कितनी लीव्स ले सकते हैं, हम कितनी कैजुअल लीव्स ले सकते हैं, हम कितनी की मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, हम कितनी पैटर्निटी लीव ले सकते हैं, हमें कितनी हॉलीडेज हम लोग ले सकते हैं। ये हर डिफरेंट ये स्टेट्स डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट होता है। किसी स्टेट में कुछ होता है, किसी स्टेट में इस्टेब्लिशमेंट एक्ट कुछ और टाइप से होता है। किसी में कैजुअल लीव्स कितनी मिलती हैं, किसी में कितनी मिलती हैं, किसी को जो हमारा मैटरनिटी लीव है वो कितनी मिलेगी और पैटर्निटी लीव कितनी मिलेगी। ये हमारा शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट हमें हमारी छुट्टियों के बारे में बताता है। तो ये थे हमारे 10 लेबर लॉ। और एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, 2 बोनस एक्ट। इन चीजों में 2 हमें बहुत ही बोनस एक्ट दिए जाते हैं। जो नंबर 1 पे आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। 2 बोनस एक्ट बता रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है जो क्या करता है, गवर्न्स करता है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अगर आपका एम्प्लॉय आपको धोखा दे रहा है या आपका एम्प्लॉयर आपको धोखा दे रहा है, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये चीज आती है। और सेकंड जो होता है वो आता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या होता है? जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो मैटरनिटी बेनिफिट आफ्टर प्रेगनेंसी उनको मिलता है। इसमें मिनिमम 26 वीक्स की जो सैलरी है वो विदाउट लीव आप मतलब कि विद लीव आपको, विदाउट आपकी डिडक्शन कोई भी की है, मतलब कि डिडक्शन मीन्स कि आपकी सैलरी काटे हुए आपको 26 वीक्स की सैलरी आपको पूरी मिलेगी आपको। इसमें देखो, जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ,
आपकी जो टोटल लास्ट में बता देती हूँ आपको, जैसे सैलरी मिलती है आपकी बेसिक जो है वो 10,000 है। बेसिक आपकी 10,000 है, जिसमें पीएफ आपका 1200 कट जाएगा। 12% होता है आपका पीएफ, वो 1200 कट के 8800 हो गया। अब आप कंपनी क्या करती है, आपका एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस काट लेती है, जो मैंने बताया आपको, आपकी उसका 0.75% होता है। मीन 75 उसने कट करके 8725 आपकी सैलरी रह जाती है। अब उसमें प्रोफेशनल टैक्स कट करके -200 उसमें से आपका प्रोफेशनल टैक्स एक्ट कट डिडक्शन हो गया, 8525 आपकी सैलरी होगी। अब उसमें से लेबर 2500 मतलब कि आपकी सैलरी का वो कटेगा, तो लेबर वेलफेयर फंड में -25 हो गया और ज़्यादा, तो इन हैंड हमें 8500 हमें सैलरी मिली, जबकि हमें 10,000 हमारी बेसिक होते हुए भी हमारे हाथ में जो नेट सैलरी जो रह गई है वो रह गई 8500। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये 10 इंपॉर्टेंट लेबर लॉज किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हैं तो बहुत बड़े, लेकिन मैंने इसका थोड़ा सा क्रक्स, छोटे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो चीज़ें आपको बताई हैं, पूरा नहीं बताया। मान लीजिए मतलब कि एक टाइप से जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, मैंने आपको एक चिट दे दी है जिससे आप पास तो हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टॉप करोगे। तो ये वो चिट के जैसा ही था, एक छोटा सा बहुत सा क्रक्स करके, बहुत छोटा सा करके मैंने आपको 10 लेबर लॉस बता दिया। और लास्ट में मैंने आपको बता दिया है कि हमारे 2 बोनस एक्ट कौन कौन से होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर तब तक आपको कोई भी डाउट या किसी चीज़ में, लेबर लॉ में कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं से भी कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके जी, बाय बाय।